नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग विज्ञान विषय कक्षा 9 के अध्याय 8 गति के बारे में आगे और भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो पिछली कक्षाओं में हमने देखा कि गति के बारे में कि गति क्या होती है और भी उसके बारे में जाना कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है। हमने ये भी जाना था कि दूरी और विस्थापन क्या होता है और इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग जानेंगे अगली भौतिक राशि, जो कि कौन सी उसमें अदिश राशि है और कौन सी सदिश राशि है। इसलिए हम लोग उसमें आप आगे देखते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी, यानी कि चाल और वेग के बीच में हम लोग अंतर जानेंगे कि कौन सी इसमें अदिश राशि है और कौन सी सदिश राशि है, और क्यों ये राशि अदिश है और क्यों ये कोई दूसरी राशि सदिश राशि है। तो बच्चों, जैसे हम लोग चाल के बारे में देखते हैं या स्पीड के बारे में देखते हैं, हम लोग जनरली देखो बच्चों, हम लोग ये बात से बहुत कंफ्यूज होते हैं और इस कंफ्यूजन को हम लोगों को बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को क्लियर होने के बाद बिल्कुल दूर करना है आज इसी समय। क्योंकि बच्चों, अक्सर ही आगे भी अगर आप यहीं पे आपका क्लियर नहीं होगा तो आगे हमेशा ये गलती करते ही चले जाएंगे। अधिकतर हम लोग बात करते हैं हम कितने चाल से आए हैं, कितने वेग से आए हैं, ये इतने वेग से ये चीज़ आई है, ये इतनी चाल से आई है, तो हम लोग बड़े कन्फ्यूजन होते हैं और सामान्य बातों में भी हम लोग बहुत ही गलत शब्दावली का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं चाल और वेग की जब बात आती है। तो इसको आप लोग का स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमने जैसे पहले भी बताया है कि ये जो आपका गति चैप्टर है ना, जो भौतिक विज्ञान में आगे की कक्षाओं में बहुत ही मदद करने वाली है, इसलिए इसकी क्लैरिटी होनी आपको ज़रूरत है, ठीक है, और ज़रूरी है। तो अब आप जानिए कि चाल जो है अदिश राशि है कि सदिश राशि है। सबसे पहले आप जानिए कि स्पीड या चाल क्या होती है। जब हम स्पीड की, देखो बच्चों, हम लोग वेलोसिटी जल्दी बोलते नहीं, कितनी वेलोसिटी सामान्य उसमें ये इतनी स्पीड से आई, हम ये जल्दी नहीं बोलते इतनी वेलोसिटी से आई। हिंदी में बोलते इतनी चाल से आई, हिंदी में वेग भी बोल देते इतनी वेग से आई, इतनी चाल से आई। लेकिन हम जब इंग्लिश में बोलते हैं इसको शब्द बोल देंगे तो स्पीड से आई, जनरली हम लोग बोलते नहीं है वेलोसिटी आई, ठीक है। तो क्यों नहीं बोलते हैं और क्या बोलना चाहिए हम लोग अभी समझते हैं। तो ठीक है, तो जैसे कि हम देखेंगे कि स्पीड क्या होती है या चाल क्या होती है। किसी वस्तु द्वारा, अच्छा बच्चों एक बात है, आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। अधिकतर जो है ना गति को लोग चाल से कंफ्यूज करते हैं। तो निश्चित रूप से आप जानिए कि गति मतलब मोशन, जब मोशन को गति कहते हैं, और जब स्पीड की बात होती है तो उसको क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय, ध्यान दीजिए बच्चों, इकाई समय में, ठीक है, पर यूनिट टाइम, ठीक, इकाई समय यहाँ नोट करने वाली बात होगी। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय अंतराल, ठीक, एक यूनिट इंटरवल की बात की गई, उसको हम आगे बताते हैं कैसे होगा वो। जो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी जो है उस वस्तु की चाल कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। इस चाल का सूत्र क्या हुआ? चाल का सूत्र है चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। अच्छा, सूत्र का इसका मतलब, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सूत्र का क्यों जानना है? इसलिए जानना है कि जब आपको कभी चाल को, जब आपको दूरी पता है, आपको समय पता है, समय अंतराल का पता है, तो आपको जो है जानना होगा, आप अपने से पता लगा, जब दूरी जानते रहेंगे, तय की गई समय तय की गई दूरी जानते रहेंगे, लगा हुआ समय जानते रहेंगे, तो आप अच्छे से बता सकेंगे कि किसी भी वस्तु की किस चाल से कोई वस्तु कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग अच्छे से जान सकेंगे। तो जैसे चाल की मात्रक क्या है बच्चों? चाल की मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। अच्छा बच्चों, एक बात आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी कभी आप चाल की बात करेंगे या कभी किसी भौतिक राशि की बात करेंगे, बार बार हम आपको बोलते हैं, तो इसमें आपको परिमाण के साथ में उसकी इकाई को जरूर बात करिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं चाल की, तो जब चाल की बात कर रहे हैं तो चाल का जो मात्रक है उसको अब चाल लिखे हैं, मान लीजिए 2 लिख दिए, 4 लिख दिए, जब तक उसमें मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर घंटा ये नहीं लिखेंगे तब तक उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो
तो इसलिए मात्रक लिखना मस्ट होता है। जब कभी आप कोई सूत्र, कोई भी भौतिक राशि की बात करिए तो उसके परिमाण के साथ साथ आप उसका मात्रक लिखना नहीं भूलिएगा। तो ये आप लोग फिर से देख लीजिए, जो किसी वस्तु का इकाई समय अंतराल में तय की गई दूरी, कुल दूरी को उस तय की गई कुल दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। और चाल का सूत्र होता है चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, और चाल का मात्रक है मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे कि बच्चों अभी हम क्या बोले कि किसी वस्तु के किसी समय अंतराल, एकांक समय अंतराल, क्या बोला है बच्चों? एकांक समय। एकांक समय का मतलब बच्चों क्या होता है? देखो एकांक, नाम ही इंडिकेट कर रहा है एक अंक, मतलब पर यूनिट। अच्छा बच्चों बताइए, कोई भी अगर मान लीजिए आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है, अगर आप खरीदने जाते हैं कि 1 दर्जन केला, मतलब केला का रेट क्या है, भाव, दर बोलते हैं ना, दर क्या है, इस केले की दर क्या है? तो केले की दर का मतलब 1 दर्जन केले की दर, मतलब 1 दर्जन कितने का है। तो जब हर एक की यूनिट का बात करते हैं ना कि एक कितने का, यानी कि अगर 12 मान लीजिए ये मार्कर पेन है तो 12 मार्कर का सेट आता है तो वो कितने का, लेकिन नहीं आप बोलेंगे इसकी दर क्या है, यानी एक मार्कर अगर खरीदना हुआ तो एक मार्कर का रेट क्या हुआ, दर क्या हुआ, रेट, दर। तो जो आप बात करेंगे इसकी रेट क्या है, इसका दर क्या है। तो यही बात हो गई यहाँ पे। जब हम चाल की बात करेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पे चाल के लिए भी हम कहेंगे एकांक समय, यानी पर यूनिट हर उसकी दर क्या है। ठीक, तो अगर हम मान लीजिए 1 से बी में, ठीक है, यहाँ पे पहुँचते हैं, ठीक, ए से बी में पहुँचते हैं, मान लीजिए ये 200 मीटर पहुँचे, ठीक, ए से बी की दूरी कितनी हो गई बच्चों, 200 मीटर हो गई। ठीक है, तो ए से बी के में हम जब 200 मीटर पहुंचे हुए हैं तो इसका दूरी कितना हो गया बच्चों, पूरा तय की गई दूरी कितनी है, 200 मीटर है। ठीक है, अब बात आती है कि ए से बी में पहुंचने के लिए कुछ समय लगाया होगा, डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ से जाएगा। अगर मान लीजिए ए से बी में अगर पहुंचता है और उसमें उसने टी उसी टाइम, और टी टाइम क्या हो सकता है, टी क्या होता है बच्चों, जब हम कभी बात करते हैं साधारण रूप में कि कितने समय में, तो टी समय में भी बोलते हैं। तो टी समय तो तब तक बोलेंगे जब तक हमको ये नहीं पता रहेगा कि कितने समय में। तो मान लीजिए 200 मीटर ये जो है आपका, ये 10 मिनट में दूरी तय किया, कितना समय है इसका, 10 मिनट में। ठीक है, अगर ये 10 मिनट में किया तो बच्चों इसको 10 मिनट को ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको समय में जनरली जो है समय को अगर आप देखेंगे तो सेकंड या आवर में ही, घंटे में ही करना ज़्यादा सूटेबल रहता है। वो क्यों होता है आगे हम बताते हैं। ठीक है, तो दूरी जो है ये 200 मीटर हुआ। ठीक, तो ए से बी जाने में उस कितने समय लगा, उसको 10 मिनट का समय लगा, और कितनी दूरी तय किया, 200 मीटर तय किया। अब हमको जानना है कि हर एक यूनिट टाइम, एकांक समय, यहाँ बात कर रहा है एकांक समय, एकांक समय यानी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। अब बात हो रही है यहाँ पे, चूंकि ये 200 मीटर है, तो 200 मीटर अगर आप पैदल भी जाते हो या तो किसी वाहन से जाते हो, वाहन इट कैन बी साइकिल हो सकता है, बाइक हो सकता है, कार हो सकता है, कुछ भी से जाता है। तो जितना ही अगर साइकिल से जाओगे तो थोड़ा जल्दी पहुंचोगे, कार वगैरह से जाओगे या सुपर बाइक से जाओगे तो और बार पटाख से पहुंच जाओगे। तो हम एक सामान्य सी बात कर रहे हैं कि अगर पैदल में यहाँ से यहाँ पे पहुँचे, करीब 10 मिनट का समय लिए। अब यहाँ पे 10 मिनट का हम जैसे बताएं, अगर आप मीटर की बात करें ना, तो मीटर को अगर आप करेंगे तो प्रति सेकंड करना ज़्यादा सही रहता है। हर एक सेकंड में कितना मीटर, ठीक है, 1 सेकंड में कितना मीटर तय किया, 1 सेकंड में कितना मीटर तय किया, इसकी बात होती है। उसी तरीके से किलोमीटर को भी अगर करते हैं तो अगर कि 1 घंटे में कितना किलोमीटर तय हुआ। और ये कब होता है, जब आप किसी बड़ी गाड़ी से जाओ, बड़ी गाड़ी का मतलब यानी कि आप किसी मोटर बाइक से चलो, तो जिसमें आप तेज़ी से जा सकते हो। तो ऐसे में क्या होता है कि आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हो, और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे और कितने घंटे में कहते हैं करेंगे, वो उसकी
स्पीड या चाल की बात तब करेंगे, लेकिन अभी इसकी बात करेंगे कि ए से बी में हम जाएंगे तो 200 मीटर और लगता है 10 मिनट। तो जब मिनट रहेगा बच्चों तो इसको सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, सेकंड में चेंज कर लेते हैं। और आप जानते हो अच्छी तरीके से, अब आपको इतने में तो आपको बताने की जरूरत नहीं 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, बिल्कुल आप 60 सेकंड्स होता है, तो ये हो जाएगा आपको 600 सेकंड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो फिर आपको इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपको जो चाल की बात की है, तो चाल में जैसे कि अभी हम सूत्र बताए आप लोगों को कि चाल जो है v इक्वल टू होता है डिस्टेंस, यानी तय की गई दूरी बटा समय। ठीक है, बटा समय। ठीक है बच्चों, क्या हुआ है, तय की गई दूरी बटा समय। तो यहाँ तय की गई दूरी कितना है बच्चों, 200 मीटर है, और कितना समय लगा है, अगर हम मिनट से हटा के करते हैं तो 600 सेकंड लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब इस तरीके से हम इसको काट लेंगे और 1/3 ऐसे करके कर लेंगे, या इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, या इसको मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो कुल मिला जुला के कहें कि हर एक सेकंड में कितना मीटर तय किया, हर एक सेकंड में कोई भी वस्तु या कोई व्यक्ति कितना मीटर तय किया, वो उसकी जो है चाल होती है, वो उसकी क्या कहलाती है, चाल। तो एकांक समय की बात हो करेंगे तो पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट क्या है, यहाँ पे सेकंड की बात करेंगे, पर यूनिट में 1 घंटे में कितना किया। 10 घंटे में कोई भी वस्तु बोला जाएगा कि 3 घंटे में कोई भी बाइक जो है 500 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, तो फिर 1 घंटे में कितनी जाएगी, तो जो 1 घंटे की दर होती है बच्चों, वही आपको निकालना होता, तभी वो उसकी चाल पता लगे कि 1 घंटे में कितनी होती है। ठीक है बच्चों, तो यूनिट की बात होती है यहाँ पे, एकांक मतलब पर यूनिट की बात होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों आप तो देखिए, यहाँ पे आपने ध्यान दिया कि दूरी की बात हो रही है। दूरी यहाँ से यहाँ पहुँचने की जो दूरी हुई, कितने समय में हुई, वो उसकी दर जो है वो क्या होती है, चाल होती है। लेकिन अब हम लोग जानेंगे वेग के बारे में कि वेग क्या होता है। तो बच्चों आप देखिए, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, निश्चित दिशा, ऊपर जो बच्चों था उसमें दिशा की बात नहीं थी, उसमें सीधे लिखा हुआ है कि किसी इकाई समय अंतराल में तय की गई दूरी, इकाई समय या एकांक समय, जो एकांक यूनिट हमने बात की थी, इकाई समय अंतराल में तय की गई दूरी। लेकिन यहाँ पे है किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी, यानी कि दूरी ही तय की गई है बच्चों, लेकिन निश्चित दिशा की बात यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो जब किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को वस्तु का वेग कहते हैं। जब तक बच्चों वहाँ पे दिशा की बात नहीं की गई थी तब तक उसको चाल कहते थे, लेकिन जब उसी को बोल दिया गया कि किसी निश्चित दिशा के इकाई समय में तय की गई दूरी, तो उस वस्तु का उसके वेग कहा जाता है बच्चों। तो वेग का जो है सूत्र क्या है बच्चों, वेग इक्वल टू विस्थापन बटा समय। तो बच्चों विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। ठीक है, और वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी भी कहते हैं। तो इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों, तो वेग का सूत्र हो गया, देखिए ऊपर चाल का सूत्र है, चाल बराबर दूरी बटा समय, और जो वेग है, वेग में क्या अंतर हो गया बच्चों, निश्चित दिशा। तो इसीलिए यहाँ चूंकि निश्चित दिशा की बात हो गई है, इसलिए इसको सदिश राशि कहते हैं। ठीक है बच्चों, और चूंकि स्पीड यानी चाल में दिशा का कोई बात नहीं हुआ था, इसलिए वो अदिश राशि रहेगी। और यहाँ पे दिशा की बात हो रही, क्योंकि ये बात ही है कि निश्चित दिशा में, तो इकाई समय में तय की गई दूरी को वस्तु का वेग कहते हैं। और वेग का भी मात्रक बच्चों, जैसे कि चाल का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड या मीटर पर सेकंड, या किलोमीटर पर सेकंड भी हो सकता है, किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए भी सेकंड लिख दिए हैं क्योंकि यहाँ पे जो विस्थापन की बात कर रहे हैं, तो विस्थापन में एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में जो सबसे मिनिमम दूरी होती है,
ठीक है, जैसे अभी हमने बात किया था पिछली कक्षा में कि विस्थापन क्या होता है बच्चों, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होता है विस्थापन। ठीक है, तो हम लोग विस्थापन जब बात किए थे तो उसमें अब अंतर क्या हुआ कि अब यहाँ जब हम वेग की बात कर रहे हैं, जब हम वेग की बात कर रहे हैं तो वेग क्या होता है बच्चों, विस्थापन बटा समय। क्या होता है, वहाँ होता है दूरी बटा समय और यहाँ होता है विस्थापन बटा समय। यानी कि इकाई, जैसे अभी हमने बताया कि इकाई यूनिट मतलब यूनिट पर यूनिट, इकाई समय में हर एक समय यानी हर सेकंड या हर घंटे में कितनी दूरी तय किया था उसमें चाल में, और यहाँ पे कितना विस्थापन हुआ। और हमने बात किया था भी कि पिछली कक्षा में कि विस्थापन क्या होता है, किसी भी दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो उसका विस्थापन होता है। ठीक है बच्चों, तो अब मान लीजिए इसको समझने के लिए आपको बात करते हैं, जैसे हमने पहले भी उदाहरण दिया था कि कोई ए पॉइंट से जा रहा है, अपने घर जा रहा है, अपने घर से निकला है, और बी पॉइंट पे कोई स्कूल है, अपने स्कूल जा रहा है। तो ए से अगर बी तक वो डायरेक्ट रूट पकड़ता है तो ये होगा 5 किलोमीटर। अगर ये होगा 5 किलोमीटर डायरेक्ट, मतलब एकदम सीधी रेखा में चले जाता है, एक सीधी रोड चली जाती है और वो बी पॉइंट पर पहुंचता है। यानी यहाँ पे स्कूल है, बी पॉइंट पे स्कूल है और यहाँ पे होम है। ठीक है, ए पॉइंट पे होम है यानी कि घर है। ठीक है बच्चों, तो अगर यहाँ पे ए से बी में पहुंचता है और 5 किलोमीटर उसका जो सीधी रेखा में अगर जाता है, कोई भी सीधी रोड जाती है तो 5 किलोमीटर रहता है। लेकिन जैसा कि हम पिछले कक्षा में देखे थे एक उदाहरण कि वो अपने दोस्त के साथ उसके घर गया, यहाँ पे उसके घर पे पहुंचा था, उसके बाद वो अपने स्कूल पहुंचा, तो ये पूरा करके इसको करीब 8 किलोमीटर लग गया था। ठीक है, यहाँ पे उसको 8 किलोमीटर तक डिस्टेंस आया था। तो बच्चों ये पूरा यहाँ से अगर ए से बी अगर ये वाया दूसरे के अपने दोस्त के घर पहुँचता है तो उसकी तय की गई दूरी रहेगी 8 किलोमीटर। लेकिन यहाँ से ए से बी तक अगर वो पहुँचता है तो उसका विस्थापन जो कितना हुआ, 5 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि जैसे हमने बताया कि जो मिनिमम दूरी होती है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु का वो होता है विस्थापन, और उसमें दिशा भी फिक्स रहता है कि किस दिशा में। तो ए से बी बोला सीधी रेखा में, चाहे उत्तर दिशा पूर्व दिशा जिस भी दिशा में जाना है उस दिशा में। तो यहाँ पे विस्थापन भी आपका क्या था, सदिश राशि था। चूँकि समय अदिश राशि है जैसा कि पहले भी बता चुके हैं आपको। तो वेग जो है, चूंकि वेग में निश्चित दिशा की बात होती है कि किस दिशा में जा रहा है, सीधी रेखा में भी जा रहा है और किस दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पे जो बात होगी वो इसलिए वो वेग जो है आपका सदिश राशि रहता है। तो बच्चों अब तो ये तो बात हो गई कि दूरी की, लेकिन अब बात होती है कि अब ए से बी पॉइंट तक जो पहुंचने में कितना समय लगा। यानी 5 किलोमीटर अगर मान लीजिए पहुंचने में उसको कितना समय लग रहा है, मान लीजिए फिर से अगर इसे बाइक से जा रहा है और बोल देते हैं 30 मिनट्स लगा। कितना? 30 मिनट्स लगा। इसको मिनट को बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोग को बुक में कहीं लिखा होगा तो। ठीक है, तो फिर आप अब यहाँ पे फिर से हम बात किए, यहाँ मिनट की बात किए हैं और यहाँ किलोमीटर। और हमने अभी आपको बताया कि ज़्यादा अच्छा रहता है जब किलोमीटर प्रति घंटे या किलोमीटर के हर सेकंड की बात करिए या हर घंटे की बात करिए तो वो ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आर की बात करें या घंटे की बात करें तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर तय किया। तो यहाँ पे जो वेग है ना, तो वेग को बोला जाएगा कि कितना विस्थापन हुआ कितने समय में, इतने समय में कितना विस्थापन हुआ। ठीक है, तो यानी कि एक यूनिट यानी एक इकाई, एक पर यूनिट, यहाँ समय का जो पर यूनिट लेंगे यहाँ पे हम पर घंटे की बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग बताइए कि मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, बताइए। बिल्कुल 60 से, अब इतना तो आराम से आप लोग कर लेंगे, 60 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो ये आर को हम लोग ऐसे आर में ऐसे घर लिख देते हैं, या बच्चों इसको घंटे में कर देते हैं। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 आर हो जाएगा या 0.5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फिर अब हम जब वेग लिखेंगे तो विस्थापन इसका यहाँ पे कितना हुआ बच्चों,
वेग हमको निकालना हुआ, तो विस्थापन इसका क्या 8 किलोमीटर? नहीं, वो दूरी है। कितना है ये? 5 किलोमीटर जो है ये हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद में इसका पर यूनिट टाइम की बात किया, तो यानी पर यूनिट घंटे की बात करी, तो यहाँ पे समय कितना है बच्चों? चाहे 0.5 घंटे की बात करें, पहले तो सबसे पहले अच्छा आप 30 मिनट ही लिख दो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो यहाँ पे 30 मिनट लिखेंगे, तो फिर अगला स्टेप में लिख देंगे 5 किलोमीटर। अब पानी यहाँ पे 0.5 लिख दो या 1/2 लिख दो। 5 डिवाइड बाई 0.5 भी लिख सकते हो बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हो गया, या दूसरे तरीके से यहाँ पे आप लिख सकते हो 5, उसके बाद यहाँ डिवाइड बाई 1/2 लिख सकते हो बच्चों, और ये फिर ऊपर आ जाता है। आता ही आप जानते हो, इतना तो प्रोपोर्शन रेशियो वाला चीज़ कर ही लेते हो आराम से आप लोग। फिर हो जाएगा 10 किलोमीटर। बच्चों ध्यान दीजिएगा 10 किलोमीटर है और हर घंटे की बात किया है, तो यहाँ पे आर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो विस्थापन और समय को पर यूनिट टाइम, तो यूनिट टाइम के मतलब है चाहे पर सेकंड या पर घंटे में कितना विस्थापन हुआ, इस बारे में बात की जाती है। और उसका मात्रक हमेशा जो, अच्छा बच्चों मात्रक की जब बात करते हैं तो मात्रक तो कई होते हैं, जैसे किलोमीटर आर हो गया, मीटर पर सेकंड हुआ, लेकिन जनरली जो सबसे ज़्यादा यूज होता है तो उसको एक स्टैंडर्ड यूनिट कर लेते हैं उसका, तो वो है आपका एसआई मात्रक बोला जाता है। तो जनरली मीटर पर सेकंड में जो है आप वेग या चाल के एसआई मात्रक होता है, जनरली उसमें मेज़र किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे सूटेबल होता है अपना मात्रक, उस हिसाब से जिस तरीके का प्रश्न रहता है या जिस तरीके से हमारे दैनिक जीवन में जिस तरीके की बातें होती है, तो उसमें जो हमको सूटेबल लगता है वो हम उसका यूज करते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि मात्रक का यूज ज़रूर करना है और सही तरीके से करना है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों आप जैसे उदाहरण के रूप में देख लीजिए, उदाहरण है जैसे वेग में परिणाम व दिशा दोनों होता है, अतः यह एक सदिश राशि है। तो उदाहरण के लिए जैसे मोहन है पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर तक दौड़ा, ठीक है। इसमें बात हो जाएगी कि मोहन पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर तक दौड़ा, इसमें दिशा जो पश्चिम है और परिमाण कितना हो गया 2 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्लियर बताया है कि मोहन पश्चिम में 2 किलोमीटर तक दौड़ा, तो यानी इसमें परिमाण भी बताया है कि 2 किलोमीटर है और इसमें दिशा भी बताया है कि पश्चिम दिशा की तरफ दौड़ा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, एक सदिश राशि हुआ, ठीक है बच्चों। और जब किसी वस्तु की चाल एक अदिश राशि होती है, क्योंकि चाल का परिमाण तो ज्ञात होता है किंतु दिशा ज्ञात नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि उसमें चाल में जैसे मान लीजिए मैग्नीट्यूड पता रहता है यानी परिमाण पता रहता है, लेकिन उसका दिशा नहीं पता, जैसे कि हमने डिस्टेंस में या दूरी में हमें दिशा का बोध नहीं था, ठीक है। तो किसी वस्तु की चाल का जो परिमाण है वो हमेशा जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, जब चाल की बात कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड या परिमाण जो है हमेशा जो है धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। जैसे 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, कभी ये नहीं कह सकते कि -6 किलोमीटर, ऐसे नहीं बात करेंगे, वो हमेशा धनात्मक होता है यानी कि पॉजिटिव होता है। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे औसत चाल एवं औसत वेग की, ठीक है बच्चों। औसत चाल क्या होता है ये समझिए। औसत चाल होता है तय की गई कुल दूरी डिवाइडेड बाय कुल समय अवधि या समयावधि। क्या होता है बच्चों, औसत चाल जो होता है तय की गई कुल दूरी डिवाइडेड बाय कुल समयावधि, यानी कि टोटल जितना समय लगा हुआ है और कितनी दूरी तय किया गया है उसका जो है, अगर मान लीजिए कितनी टोटल कितनी दूरी तय हुई है और उसको तय करने में कितना समय लगा हुआ है, उसका जो है औसत यानी एवरेज जो होता है वो होता है औसत चाल। जैसे कि यदि एक वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो उसकी चाल होगी v = s/t। तो बच्चों हम लोग औसत चाल जानने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए औसत चाल की बात हुई कि अगर मान लीजिए कोई भी, अगर आप ही अपने उसी उदाहरण को लेते हैं, अपने यहाँ अपना होम है, अपना घर से निकले, ठीक है, यहाँ पे घर से निकले आप, ठीक, घर से निकले, फिर उसके बाद यहाँ पे गए और आपका स्कूल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका स्कूल है, दिस इज द पॉइंट, बी पॉइंट पे आपका स्कूल है, ठीक है। तो आप यहाँ ए से निकले, ठीक, स्कूल,
ठीक, ए से निकले और बी पे आपका फ्रेंड का घर हुआ। ठीक, तो यहाँ पे आप मान लीजिए 2 किलोमीटर पे आप गए अपने फ्रेंड को लिए, वहाँ पे यहाँ पे सी आप मान के चलो, ये सी आपका स्कूल है। ठीक है, तो बी आप अपने फ्रेंड के घर गए, उसको पिक किए, तो यानी 2 किलोमीटर पे आपने फ्रेंड को घर पे रुके, और ये जो 2 किलोमीटर आपने मान लीजिए गए, कितने मिनट में गए हैं, मान लीजिए 30 मिनट में गए, 30 मिनट। ठीक है, कितने देर में गए, ए से बी, यानी ए से गए, फिर उसके बाद फ्रेंड के घर, दोस्त के घर गए, दोस्त के घर गए, और कितना दूरी तय किए, 2 किलोमीटर तय करके दोस्त के घर गए, कितने देर में गए, पहले T1 टाइम हो गया बच्चों, कितना हो गया, ये पहले T1 इसलिए लिया कि सबसे पहले आपने T1 जो है इसलिए क्योंकि पहले आपने T1 टाइम में यानी कि 30 मिनट्स में बी पे गए, दोस्त के घर गए, फिर दोस्त के घर से फिर आप स्कूल गए, उसके घर गए, उसको पिक किए, और स्कूल आपका 3 किलोमीटर फिर वहाँ से रहा। ठीक, यानी कि और ये तय करने में आपको लगा, अब जैसे दोस्त के साथ गए तो थोड़ा सा तेजी से गए, और इसको भी तय करने में आपको T2 टाइम लगा, और इसमें भी आपको 30 मिनट ही लगा, क्योंकि आप स्कूल के लिए लेट हो रहा था ना, तो थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी चल के गए। ठीक, तो यानी कि 3 किलोमीटर उसी 30 मिनट्स में यहाँ 3 किलोमीटर कवर कर दिया, और यहाँ 30 मिनट्स में आपने क्या किया कि 2 किलोमीटर कवर करके अपने दोस्त के घर गए। ये एक अजम्पशन है बच्चों, मानने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ पे आपको जब बात कर रहे हैं हम लोग औसत किस चीज़ की, औसत चाल की, तो औसत चाल में जब हम बात कर रहे हैं तो औसत चाल में हम देखेंगे कि औसत चाल होता है बच्चों तय की गई कुल दूरी। तो औसत चाल क्या था बच्चों, तय की गई कुल दूरी। तो तय की गई कुल दूरी कितनी है बच्चों, यहाँ पे कितना है, जैसे हमें देखे थे ना कि तय की गई कितनी दूरी है, यहाँ पूरा स्कूल तक जाने में ये सी पॉइंट यानी ए से लेके सी तक जो है जाने में इसको कितनी दूरी तय किया, 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, यहाँ लिख देंगे 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर। ठीक है, और कितना समय लिया बच्चों, पहले ए से बी जाने में बिल्कुल T1 टाइम में कितना गया 30 मिनट्स, तो यहाँ मिनट्स लिख देते हैं पहले, फिर हम लोग इसको क्या करेंगे बच्चों, सेकंड में करेंगे कि आर में ही कर देंगे, घंटे में कर देंगे इसको। ठीक है, फिर ये T2 टाइम कितना है बच्चों 30 मिनट्स, कितना है 30 मिनट्स, बिल्कुल यहाँ से कर लेते हैं। ठीक, जैसे कि बच्चों आपने देखा ना कि औसत चाल जो है तय की गई कुल दूरी डिवाइडेड बाय कुल समयावधि है। ठीक है, यदि कोई वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो उसकी चाल v इक्वल टू s/t है। उसी तरीके से जो तय की गई कुल दूरी है वो है 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, क्योंकि a से c की बात हो रही है। तो कुल दूरी कितनी तय हुई बच्चों, 2 किलोमीटर पहले यहाँ गया, फिर 3 किलोमीटर यहाँ गया, तो टोटल कितना हो गया 5 किलोमीटर। तो तय की गई कुल दूरी हो गया 5 किलोमीटर, और कुल समयावधि की बात जो थी, तो समयावधि कितना हुआ 30 मिनट प्लस 30 मिनट, पहले लिख देते हैं यहाँ 60 मिनट, कितना हो गया 60 मिनट। अब हम क्या करेंगे कि 60 मिनट है तो इसको घंटे में कर देंगे, तो 60 मिनट को घंटे में करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, बिल्कुल यहीं पे कर देते हैं अलग से। 60 मिनट को कितना होगा, बिल्कुल 1 घंटा हो जाता है, इसका ज़्यादा करने की आप लोग को कोई ज़रूरत ही नहीं है, 1 घंटा हो गया। ठीक है, तो यानी कि 5 किलोमीटर फिर हो गया 1 आवर, 1 घंटा। ठीक है, तो यानी इसको फिर अलग से ऐसे करेंगे तो क्या हो गया, यानी कि 1 घंटे में कितना हो गया 5 किलोमीटर, 1 घंटे में 5 किलोमीटर, और यही इसका v हो जाता है, यानी चाल हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे सीधे नहीं बोलेंगे, परिमाण की बात बस नहीं करें, मैग्नीट्यूड ही नहीं सीधे बोलेंगे कि 5। ठीक है, सिर्फ 5 मैग्नीट्यूड ही नहीं, परिमाण ही नहीं बोलेंगे, उसके साथ में मात्रक भी बोलेंगे 5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इसको अगर जब औसत चाल की बात करेंगे कि आप ही को, अगर आप ही की बात होगी, आपको स्कूल जाने में जो ए से लेके सी तक, यानी स्कूल गए, ए से गए सी पे गए,
यानी अपने घर से चले और स्कूल गए सी पे, तो इसमें आपको आपकी औसत चाल स्कूल पहुंचने की क्या रही, तो आपकी जो तय की गई टोटल दूरी रहती है डिवाइडेड बाय समयावधि, या कितना टोटल आपने समय लगाया है उसका जो है डिवाइड करने पे जो आता है वही वो आपका जो है औसत चाल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 5 किलोमीटर पे और कितने आपने 30 मिनट यहाँ यूज़ किया, 30 मिनट यहाँ लगाया था, 1 घंटा लगाया था, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से आप स्कूल पहुँचे हैं। ठीक है, यानी कि हर 1 घंटे में आपने 5 किलोमीटर कवर किया है। इसी तरीके से जंक्शन लगाया जा सकता है, बोला जा सकता है कि अगर 2 दिन जाना रहे, 3 दिन जाना रहे तो आपके कितने टाइम लगेंगे, तो या कितना किलोमीटर आपने तय किया है, ये चीज़ आप कर सकते हैं कि हम इतनी रफ्तार से, तब आपको थोड़ा आइडिया भी रह सकता है। अच्छा बच्चों, ये औसत चाल जान के फ़ायदा क्या है? बिल्कुल फ़ायदा है। जैसे अब आपको पता चल जाएगा कि हमारी औसत चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, कि अगर हम साइकिल से चलाते हैं तो आपको अगर उसी चाल से अगर आपको कहीं और भी पहुंचना रहेगा तो आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि हम 1 घंटे में कितनी दूर तक पहुंच सकते हैं या 30 मिनट में कितनी दूर तक पहुंच सकते हैं। उस तरीके से हम आइडिया लगा सकते हैं कि अब समय का, कि हम कहीं पे भी निश्चित समय में पहुँचने के लिए हमें कितना निश्चित दूरी पे पहुंचने के लिए हम कितना समय लगेगा। ये हमारे जीवन में इसका बहुत महत्व रहता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। तो बच्चों अभी हमने देखा क्या, औसत चाल के बारे में, लेकिन अब हम लोग आगे जानेंगे औसत वेग का। और हम लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा, वो औसत चाल था और यहाँ पे औसत वेग है। तो बच्चों हम लोग देखेंगे कि औसत वेग क्या होता है। तो औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग डिवाइडेड बाय 2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रारंभिक वेग का मतलब है जिस वेग से आप कोई भी जैसे कोई जर्नी, कोई यात्रा शुरू करते या कहीं पे निकलते हो कहीं दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, तो वो आप हुए या कोई भी वस्तु या कोई व्यक्ति किसी भी वाहन से जब चलता है तो प्रारंभिक वेग जो उसका रहता है और प्लस अंतिम वेग जब रहता है उसके औसत वेग निकालना होता है, तो वो डिवाइडेड बाय 2 रहता है। और यहाँ वी ए जो उसको डिनोट करते हैं औसत वेग को, आप ध्यान दीजिएगा, वी और नीचे ए वी जो है इंडिकेट कर रहा है बच्चों, जो यहाँ पे वो है AV इंडिकेट करता है एवरेज को। ठीक है, तो ये प्रारंभिक वेग है बच्चों, उसको U से डिनोट करते हैं, और जो V है वो अंतिम वेग को डिनोट करता है। ठीक है, तो VAV जो है औसत वेग है और U उसमें प्रारंभिक वेग है और V जो है वो अंतिम वेग है। ठीक है, और ये बात भी ध्यान दीजिएगा, जो चाल है और वेग है दोनों का मात्रक समान होता है, यानी मीटर पर सेकंड होता है। ऐसा यूनिट उसका मीटर पर सेकंड होता है, और उसे किलोमीटर पर आवर में भी या प्रति घंटे में भी, किलोमीटर प्रति घंटे में भी उसको माप सकते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग एक उदाहरण देख के आगे देखते हैं इसको। तो जैसे बच्चों हम लोग देखें कि औसत वेग क्या है। औसत वेग है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जब प्रारंभिक वेग को हम लोग किससे डिनोट किए थे बच्चों, U से, और एवरेज इसको किस तरीके से लिख देते हैं वेग को, जब यहाँ देखिए वेग है बच्चों, वेलोसिटी, स्पीड नहीं है, चाल नहीं है, इसको किससे करते हैं, VAV कर देते हैं, और प्रारंभिक वेग को U से करते हैं और अंतिम वेग को V से करते हैं। फाइनल जो है जो आपकी वेलोसिटी रही, और ये U जो है इनिशियल वेलोसिटी है, और वो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये पूरे टोटल डिवाइडेड बाय 2 होता है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया U प्लस V डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यानी कि जब कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति किसी भी वाहन से रहे, चाहे पैदल रहे, चाहे किसी भी मोटर गाड़ी से रहे, या मान लीजिए कि कार से ही चल रहा है, तो कार में अगर कार रेस्ट पोजीशन पे है बच्चों, रेस्ट पोजीशन पे है यानी कि विरामावस्था में है, अगर कार रुकी हुई है और अगर रुकने के बाद वो आगे जो है
20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि शुरू में तो धीरे धीरे आप जब कार चलाते आप या आपके घर में कोई भी चला रहा है तो आप कार में बैठे भी रहते हो, तो कि क्या होता है कि अगर रेस्ट पोजीशन पे अगर शुरू हुआ तो प्रारंभिक वेग यहाँ पे अगर रेस्ट पोजीशन पे रहता है यानी कि विरामावस्था में अगर रहता है तो यानी कि जिस स्थिति से चलना शुरू किया है बच्चों उसकी बात हो रही है। तो जो विरामावस्था से शुरू किया है यानी उसके प्रारंभिक वेग यानी क्या हो गया, सबसे पहले शुरुआत क्या होगा, वो 0 रहता है, उस समय क्या रहेगा, 0 रहेगा। और फिर मान लीजिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है, जो जिस समय आपको उसकी औसत वेग निकालनी है। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मान लीजिए चलते हैं तो फिर इसको फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो फिर उसको जब आप करिएगा तो 0 + 20 होता है, वो फिर ये आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटे। तब आप बोलेंगे कि अगर आप ही कहीं कार से कहीं जा रहे हैं तो और एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे बोला गया कि ए पोजीशन पे मान लीजिए शुरू किए हैं और बी पोजीशन के बीच में आपको बोला जाएगा कि औसत वेग क्या है। यानी कि अगर आपको बोला जाए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचे हैं, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ से शुरू किए चलना, बी तक पहुंचे हैं, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में आपके औसत वेग क्या हुई या आपकी कार की औसत वेग क्या हुई, तो वो बोला जाएगा इनिशियल पोजीशन स्थिति में जो आपका प्रारंभिक वेग है। तो आप उस समय रेस्ट पोजीशन पे थे, तो रेस्ट पोजीशन यानी कि विरामावस्था में थे, यानी कि एकदम 0 था। उसके बाद आप यहाँ तक पहुँचे, तो इस समय ये जो बी पॉइंट पे आप 20 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहे हैं, तो इसके बीच की जो एवरेज होती है वो आपकी क्या होगी, औसत वेग कहलाएगी। तो बच्चों जैसे अभी हमने देखा था कि ए से बी पॉइंट में, तो ए पे वो 0, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। ठीक है, यानी प्रारंभिक वेग कितना था, 0 था। और यहाँ पे बी पे कितना था, 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ बी पे कितना था उसका वेग, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि सी पर पॉइंट तक पहुँचने में इसका वेग हो गया 40 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, और हमको जानना है कि बी से सी पॉइंट के बीच में इसकी औसत वेग क्या हुई। अब हमें जब ये जानना होगा कि बी से सी पॉइंट तक पहुंचने में औसत वेग की सी की क्या रही। जैसे मान लीजिए आप ही कार में बैठ के जाते हैं, ए से बी तक पहुंचे, उसका औसत वेग आपका 10 किलोमीटर प्रति आवर था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही बी से सी की बात हुएगी तो बी पे आप 20 किलोमीटर प्रति आवर, तो उस समय आपका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा बच्चों। उस समय आप देखेंगे तो उस समय का, क्योंकि बी से सी की बात कर रहा है, तो बी पे उस समय आप 20 किलोमीटर पे थे और सी पे उस समय जो है आपका जो अंतिम वेग है वो 40 किलोमीटर प्रति आवर है। और फिर इसको भी डिवाइड बाय 2 करेंगे, फिर 40 और 20 ऐड कर देंगे, 60 होगा, फिर ये 2 हो गया, ये किलोमीटर पर आवर, और बच्चों ये 60/2 हो गया यहाँ पे। ठीक, अब ये हो गया बराबर 30 किलोमीटर पर आवर या 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब ए से रेस्ट पोजीशन पे था यानी कि विरामावस्था से गया था, यानी कि उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग 0 था, बी पे पहुंचा था 20 किलोमीटर पे था। तो जब ए और बी के बीच में हम किए तो तब उसका प्रारंभिक वेग 0 किए थे, फिर बी 20 किलोमीटर किए थे, फिर डिवाइड किए थे 2 से, तो उस समय 10/2 यानी कि 10 किलोमीटर पर आ रहा था, तो प्रति घंटे आया था। लेकिन जब हम बात करेंगे बी और सी के बीच में कितना उसका औसत वेग है, तो बी पे उस समय प्रारंभिक वेग उसका 20 किलोमीटर है और सी पे पहुंचने में थोड़ा स्पीड तेज कर दिया, वो भीड़ भाड़ का इलाका नहीं रहा होगा, तो 40 किलोमीटर है। तो 40 किलोमीटर पे यानी बी और सी के बीच में जब हम वही औसत वेग निकालेंगे तो प्रारंभिक वेग आपका 20 था और आपका अंतिम वेग वहाँ पे 40 किलोमीटर है, और इसी तरीके से 60/2 कर देंगे और ये हो जाएगा आपका 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभी तो आपने सीख लिया कि औसत वेग और औसत चाल किस तरीके से निकालते हैं। अब ये मैं उदाहरण नहीं, अब ये आपको देती हूँ होमवर्क, आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं सोच रही थी अभी आप लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से अब समझ गए होंगे। अब इस प्रश्न को आप नोट करिए और उसे अपने से ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा। प्रश्न है आपका कि उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है
वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। ऊषा की औसत चाल और औसत वेग को ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। बिल्कुल बच्चों, आप लोग इसकी पिक्चर्स ले लीजिए मोबाइल से, या तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए मोबाइल से, और इसको आप ज़रूर करिएगा। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों ने आज दूरी और विस्थापन तथा वेग और चाल में अच्छे से अंतर समझ लिया होगा, और इसमें कौन सी अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है, इसको भी जान लिया होगा। फिर औसत चाल भी निकालना आपने सीख लिया है, और औसत वेग भी निकालना सीख लिया होगा, और उसको आप यूज़ करके अभी आपको जो होमवर्क मैंने दिया है उसको आप करिएगा, कोशिश करिएगा, निश्चित तौर पे आप उसको कर पाएंगे। इस उम्मीद के साथ मैं अगली कक्षा में आपसे मिलती हूँ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भौतिक विज्ञान से मज़े लेते रहिए। नमस्कार।